ठीक है बच्चों, देखो तो हम लोग बात कर रहे थे नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम की। तो इनर्शियल, पहले तो आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए फ्रेम क्या होता है। फ्रेम वो होता है जहाँ से बैठ के ऑब्जर्वर देखता है। जैसे कि हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, जैसे कि एक बात मैं बोलूँ, फ्रेम को समझो ज़रा ध्यान से। तो फ्रेम जैसे ये है कि ये बस है, ये बस में एक सीट पर एक इंसान, ये बस के अंदर एक ए इंसान है और एक बी इंसान है। तो और एक बाहर इंसान ग्राउंड पे रेस्ट में बैठा है। तो आप बताइएगा मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा। वो रेस्ट में होगा। और विद रिस्पेक्ट टू सी बी is moving with an acceleration of a। बस में आमने सामने सीट पे बैठे हुए दो आदमियों का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि वो आपस में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। हम बोलेंगे कोई ऑब्जेक्ट को मोशन करता हुआ तब ना जब उनके बीच का सेपरेशन समय के साथ बदले, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का समय के साथ सेपरेशन नहीं बदल रहा, वो इसको हमेशा वहीं देख रहा है। तो स्टेशनरी स्टेट में बोलेगा। लेकिन बी वास्तव में, ये हम लोग जो बाहर रहेंगे, सड़क पे खड़े रहेंगे, तो उसको तो लगेगा ना ये दोनों ही मूव कर रहे हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन का फ़र्क आ रहा है, मोशन का फ़र्क आ रहा है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कहाँ से देख रहे हो। अगर आप बस के अंदर बैठ रहे हो तो आपको ये दिखाई देगा कि ये तो रेस्ट में है, लेकिन अगर आप बाहर से देख रहे हो तब आप पाओगे कि B इज़ मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ A। तो ये छोटी सी बात है जो कि हमें समझ में आना चाहिए कि कहाँ से आप बैठ के देख रहे हो क्वेश्चन को, ऑब्जर्वर को, ऑब्जेक्ट को, उस हिसाब से आप बता पाओगे कि क्या हो रहा है। उस हिसाब से आपका परसेप्शन बदल जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझ में आ रही हैं। तो बच्चों मैं ये बोलूं कि आपको, जैसे अब आप सुनिएगा ध्यान से। एक ब्लॉक है 5 kg, इस पे फोर्स लग रहा है F = 20 न्यूटन। सुनिएगा, अभी तक एक बात समझ लीजिएगा, हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व किए हैं। अभी तक जितनी पढ़ाई की है, आपने कोई भी मोशन देखा है तो आप लोगों ने बैठ के देखा है, तो वो मोशन आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व किए हैं। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट हमारी जितनी फीलिंग आती है क्वेश्चन को लेकर वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर तो ये बताओ कितना एक्सेलरेशन बताएगा, तो वो बस आराम से वो एक्सेलरेशन अप्लाई करेगा F = ma, और A को बोल देगा 4 मीटर/सेकेंड²। तो 4 मीटर/सेकेंड² एक्सेलरेशन आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू A। ब्लॉक इज मूविंग with an acceleration of 4 मीटर/सेकेंड²। ठीक है, अब दूसरा सिचुएशन इमेजिन करो कि एक प्लेटफॉर्म है जो कि खुद ही मूव कर रहा है 2 मीटर/सेकेंड², और इसके ऊपर बैठ के एक आदमी देख रहा है इस ब्लॉक को। उसका नाम बोल दो B। तो B के रेस्पेक्ट में B क्या देखेगा। B, अगर आप खुद बताओ, समझ में आना चाहिए कि अगर ये 4 मीटर/सेकेंड² से चल रहा है और B भी उसी के पैरेलली 2 मीटर/सेकेंड² से चल रहा है, तो क्या B बोलेगा कि 2 मीटर/सेकेंड² से आगे बढ़ रहा है। ये थोड़ी सी फील लाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझा दे रहा हूँ।
इमेजिन करो एक रास्ता है, ठीक है, इस रास्ते पे दो दोस्त चल रहे हैं, ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये भी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ए और बी। क्या ये दोनों टहलते हुए रहेंगे तो क्या ये दोनों बराबर पैरेलली ऐसे चलते रहेंगे? ये दोनों बराबर दूरी पे रहेंगे, इनके बीच कोई आगे पीछे नहीं होगा, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे समझो कि आगे दो दोस्त चल रहे हैं, सी और डी, ये 4 मीटर पर सेकंड से चलने लगे और ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मतलब वो दौड़ रहा है, ये धीरे धीरे चल रहा है। तो क्या एक समय आएगा जब सी यहाँ पे रहेगा तो बी डी यहाँ पे रहेगा? बोलो, क्या इनके बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा, आगे पीछे हो जाएंगे सी डी? ये सिनेरियो हो जाएगा कि नहीं? तब क्योंकि बी डी तो पीछे ही रह जाएगा और सी आगे निकल जाएगा। तो ये जो बात हो रही है ना कि दोनों पास पास साथ साथ नहीं रहेंगे, तो ये रिलेटिव स्टडी जो होता है, ये तो इसका मतलब डी को क्या लगेगा कि डी बोलेगा सी इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो डी को लगेगा कि सी हमारे रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में ये ज़्यादा तेजी से चल रहा है ना आगे, 1 सेकेंड बाद ये ज़्यादा आगे निकल जाएगा, ये कम ही आगे पहुँच पाएगा लेकिन ये ज़्यादा आगे पहुँच पाएगा। तो विद रेस्पेक्ट टू बी, ब्लॉक इज मूविंग with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बहुत ही बड़ी समस्या आ गई जो शायद आप लोग देख पा रहे होंगे या फिर देख के समझ नहीं पा रहे होंगे क्या समस्या आ गई। समस्या ये आ गया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या ये लॉ वैलिड है या नहीं है? बिकॉज विद रेस्पेक्ट टू बी, एफ इक्वल टू एम ए इज नॉट वैलिड, क्योंकि बी बोलेगा कि मेरे को जो फोर्स दिखाई दे रहा है वो 20 न्यूटन और मास बोलेगा 5 है। बट विद रिस्पेक्ट टू बी को जो दिखाई दे रहा है एक्सेलरेशन, वो दिखाई दे रहा है कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 20 इक्वल टू 10। ये क्या समस्या आ गई? मतलब ये जो बोलेगा वो ये तो यही बोलेगा ना कि भाई मेरे को दिखाई दे रहा है कि एक मास है जिस पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। फोर्स तो सबको, इसको भी 20 ही दिखाई देगा, इसको भी 20 दिखाई देगा। फोर्स इस बात पे डिपेंड थोड़ी नहीं करता है कि तुम कहाँ पे बैठ के देख रहे हो। फोर्स तो फोर्स होता है। ऐसा तो है नहीं कि इस पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसा इसको दिखाई देगा कि इसको एक आदमी ऐसा खींच रहा है लेकिन इसको नहीं दिखाई देगा, ऐसा तो है नहीं, वो दोनों को दिखाई देगा। तो बात आ गई यहाँ पे, बड़ी समस्या आ गई कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ही फेल हो गया यहाँ पे इसके विद रिस्पेक्ट टू बी। तो विद रिस्पेक्ट टू बी अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फेल हो जा रहा है तो क्या समस्या है? बताओ क्या दिक्कत क्या हो रहा है? तो दिक्कत को दूर करने के लिए समझ में आ रहा है दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत ये हो रहा है कि यहाँ तक तो बात सही थी एकदम मस्त, अपना एफ इक्वल टू एम ए एप्लीकेबल है, क्योंकि ये देख भी रहा है मास इतना है, एफ कैलकुलेट किया, एक्सेलरेशन इसको इतना दिखाई दे रहा है। बट इसको एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये फोर्स इतना देख रहा है, मास इतना देख रहा है। तो ये कह रहा है कि भाई न्यूटन के अकॉर्डिंग तो 4 आना चाहिए और मुझे दिखाई दे रहा है 2। तो दिक्कत क्या है? मेरे साथ प्रॉब्लम है कि ये सबके साथ प्रॉब्लम है? वो पूछा।
तो बात उठी तो बात उठी तो बात पे चर्चा हुआ तो उस चर्चा, ये समस्या समझ में आया। तो ये समस्या को दूर करने के लिए, समस्या समझ में आ गया होगा सबको, इस समस्या को दूर करने के लिए एक नए प्रकार के फोर्स की खोज हुई। ये समस्या कब आएगा? जब किस फ्रेम में बैठ के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ये देखो, खुद जब एसिलेटिंग फ्रेम में बैठा था तभी तो समस्या आया था। तब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये समस्या आएगा, याद रखिएगा। तो फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक फोर्स की खोज हुई जिसको बोल दिया गया स्यूडो फोर्स। ठीक है, स्यूडो फोर्स क्या है? मतलब एक तरीके का ये वो फोर्स है जब कभी भी force which is introduced to apply Newton's laws of motion in non-inertial frame। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं लग पा रहा था, F इक्वल टू ma वैलिड नहीं था, उसको अप्लाई करने के लिए एक नए प्रकार की फोर्स की खोज हुई जिसका नाम रखा गया स्यूडो फोर्स। आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, याद रखिएगा। स्यूडो फोर्स कब लगाओगे? जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये स्यूडो फोर्स कौन लगाएगा? बी वाला, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा था, इनर्शियल फ्रेम में नहीं। अच्छा, स्यूडो फोर्स के बारे में तीन चीज़ समझ लो। फोर्स के बारे में तीन बातें हमें जाननी होती हैं। एक तो ये स्यूडो फोर्स कहाँ पे लगेगा, जैसे ये ब्लॉक था ना, इसी की बात कर रहे थे ना हम लोग। F लग रहा था 20 न्यूटन 5 kg का। तो पहली बात तो वो कहाँ पे लगेगा फोर्स? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। उसका डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये फोर्स कहाँ पे लगेगा, कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसके बारे में सब। कब लगेगा समझ में आ रहा है? पहली बात, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगेगा। कब लगेगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगेगा। कहाँ पे लगेगा? एट सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ मास एक नाम, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, आगे हम लोग पढ़ेंगे, चिंता की बात नहीं है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो थोड़ा सा फील लाने के लिए मैं बता दूं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? वो मास, जैसे इस मार्कर को अगर आपको बोला जाए पकड़ने के लिए कहाँ पे होल्ड करोगे कि ये रेस्ट में आ जाएगा, तो आपको समझ में आ रहा है? सेंटर पे पकड़ेंगे। ये जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे रुक जाएगा उसी को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। जैसे ये बुक का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? बीच में होगा, क्योंकि बीच में अगर होल्ड करोगे तो रुक जाएगा। यहाँ पे पकड़ के होल्ड तो कर नहीं पाओगे, तो सेंटर ऑफ मास होता है जिस पॉइंट पे होल्ड किया जाता है। ठीक है ना? डायरेक्शन क्या होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस फ्रेम में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसके अपोजिट होगा। कितना होगा? एफ स्यूडो की बात करें तो एफ स्यूडो की बात कर रहे हैं तो वो कितना होगा? तो वो इतना होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिस पर लगाना है इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम जिस पर बैठ के देख रहे हो। इतनी बात है बस जो कि समझना चाहिए हमें।
ठीक है, ये इतनी सी बात है, इतनी बात को समझ लोगे तो बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है यार। तो बच्चों देखो क्या है, अब इसी बात को देख के अगर ये क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था उसको सॉल्व करना हो तो पिछले क्वेश्चन में F इक्वल टू कितना लग रहा था 20 न्यूटन, मास 5 kg। समस्या किसके साथ हुआ था, ये मूविंग फ्रेम में, मूविंग फ्रेम मतलब एक्सीलरेटिंग फ्रेम में जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा था, B के रेस्पेक्ट में यही सॉल्व कर रहा था, तभी तो समस्या हुआ था। तो समस्या जो हुआ था, देखो पहले सॉल्व करना है। जब कभी भी आप मूविंग फ्रेम में, एक्सेलरेटिंग फ्रेम जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमेशा सूडो फोर्स अप्लाई करेंगे। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखिएगा, जब कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के, आप यहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हो ना, मतलब एक्सेलरेटिंग, नॉन इनर्शियल इनर्शियल मैं आपको पिछले टर्म पे समझा दिया था, नॉन इनर्शियल का मतलब एक्सेलरेटिंग फ्रेम, एक्सेलरेशन है, उस पर बैठ के सॉल्व कर रहे हो तो आपको सूडो फोर्स पहला लगाना पड़ेगा। तो सूडो फोर्स किधर लगता है, अपोजिट टू द फ्रेम, फ्रेम यही है तो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसके ये इधर है तो इसके अपोजिट ये हुआ, कितना मैग्नीट्यूड लगेगा, तो मैग्नीट्यूड आपको पता होगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। अब जरा सॉल्व करो, अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करो। तो अब देखो आपको नेट फोर्स कितना लग रहा है, 20 - 10 इक्वल टू ma, 5 इंटू ए की वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो तुम्हें दिखाई दे रहा है और एकदम सही है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड है, एकदम बढ़िया आंसर आ गया, याद रखिएगा। एक बात बच्चों, मैं एक बात आपको बहुत क्लियरली समझा देता हूँ। पहले तो ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अगर आप नहीं पढ़ो, सॉरी, ये सूडो फोर्स अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। बिना ये पढ़े, बिना ये आप सूडो फोर्स अप्लाई किए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सूडो फोर्स कई बार ऐसा होगा कि सूडो फोर्स अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तभी आपको सूडो फोर्स ज़्यादा समझ में आएगा। सूडो फोर्स कब अप्लाई करना है सर, पहली बात तो ये समझ में आना है। तो समझ लो कभी भी आप सूडो फोर्स अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन समझ सुनिएगा जरा, सूडो फोर्स देखो, ये सूडो फोर्स एक मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने का, एक तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का सूडो फोर्स, और कुछ नहीं है। सूडो फोर्स इज अ वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, और बिना सूडो फोर्स के हम क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। ना पढ़ा था सूडो फोर्स तो भी एनएलएम चल रहा था, बढ़िया सा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, एफबीडी बना के सब कुछ आराम से आ रहा था। लेकिन सूडो फोर्स से कैसे सॉल्व करेंगे, तो तरीका पहले एक क्वेश्चन मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन है, इसके अंदर 5 kg का ब्लॉक है, एंड लिफ्ट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। क्वेश्चन ये है। तो पहले तो हम आपको अभी तक की जानकारी के अनुसार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड,
फर्स्ट मेथड बेटा कहने का तात्पर्य यह है कि अभी तक जितनी पढ़ाई की है उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ आपको। अगर अभी तक की पढ़ाई के अनुसार आप सॉल्व करने जाओगे तो सीधा सीधा वेइंग मशीन क्या मेज़र करता है आपको पता होगा। वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन मेज़र करता है। तो इस ब्लॉक का एफबीडी जरा बेटा बनाओ। तो इस ब्लॉक का एफबीडी आप बनाओगे 5 kg का। तो 5 एफबीडी और ब्लॉक, तो इसका वेट है 50 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। तो इसमें तो दिख रहा है अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो इसका मतलब n ज़्यादा होगा, 50 कम होगा। तो n - 50 इक्वल टू